या रुदीप जी, आप स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ जी। हमारा जो विषय है फार्म वर्कर्स एंड इंडस्ट्रियल वर्कर सॉलिडेरिटी विद द फार्मर टेस्ट। तो तो वो उनकी पार्टिसिपेशन कैसे है और उसका महत्व क्या है, और अ, उसको और बढ़ाया कैसे जा सकता है, ये सवाल हम कवर करेंगे आज की बातचीत में। तो फर्स्ट। एक मिनट, मैं बता दूं, थोड़ा सा भूल जाऊंगा, नहीं तो मैं आप क्या बोलूं। सो द टॉपिक वी हैव इज अबाउट द farm worker and industrial worker solidarity with the farm protest, and we will try to discuss how we can increase their participation. और एक और there was one more. uh, मीन दलित दलित लैंडलेस, ठीक है, जो खेत हाँ मजदूर है, एग्रीकल्चर लेबर है, हाँ वो हाँ। तो उनकी पार्टिसिपेशन कैसे, क्यों होनी चाहिए, और कैसे होनी चाहिए, और इसके साथ उनका रिलेशन क्या है, ये सारी चीजें हम इसमें बातचीत में करेंगे जी। Yeah, it's about the participation of landless worker, why it should be, why they should participate, and in which form it should be. That is what we will discuss today. यस। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, ये जो जिस पे हम फोकस हैं वो है फार्मर्स प्रोटेस्ट। लैंड ऑनिंग, मेजॉरिटी लैंड ऑनिंग अपर कास्ट कम्युनिटी। तो तो उनका ये बेसिकली उनका प्रोटेस्ट है, पर बाकी लोग कहाँ है, कैसे उनकी इसमें भूमिका है, पार्टिसिपेशन है, और ये प्रोटेस्ट उनकी लाइफ को कैसे प्रभावित करेगा अभी फ्यूचर में, ये सवाल है जी। Thank you. The farm protest is mostly, upper caste land owning communities that are protesting. But where do the landless fit in this whole movement, and how this whole thing will impact their life is what we are trying to discuss here. या तो सबसे पहले एक नैरेटिव भी आया है कि ये तो एलीट फार्मर्स का प्रोटेस्ट है, धनी किसानी का प्रोटेस्ट है। तो उनके पास ये है, उनके पास वो है, उनके पास ये है। जिसके पास थोड़ी लैंड होती है वो किसी ना किसी हालत में, जो बिल्कुल लैंडलेस है, किसी के खेत में काम करता है, जहाँ छोटा मोटा कह सकते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में काम करता है, सिटी में किसी कोने में छोटे से एक रूम में फैमिली लेके रहता है, तो उससे उनकी इकोनॉमी तो बेटर ही होती है, जो जिसके पास लैंड हो। बट स्टिल इस फार्मर्स प्रोटेस्ट में कितने लोग हैं और उनकी क्या क्या परसेंटेज है। तो इसमें फार्मर्स की जो डिफरेंट लेयर्स हैं, मान लीजिए 90% जो फार्मर हैं वो बिलो 15 एकड़ हैं, 15 एकड़। तो आगे उसमें देखें तो 60, उसमें भी आगे देखें तो हम अगेन 80% जो है बिलो 10 एकड़ है। तो फिर उसके बाद नीचे वाले जो आते हैं, जो टोटलिटी में हैं, फार्मर कम्युनिटी, मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ, बाकी जगह भी लगभग ऐसे ही नंबर रहता है। तो एक बड़ा हिस्सा तो टोटल में 10% तो लैंडलेस हो चुका है। ये फार्मर, अपर कास्ट फार्मर, लैंड ओनिंग कम्युनिटी का वो 10% तो पिछले 10-20 साल में जो ग्रीन रेवोल्यूशन के जो इम्पैक्ट थे उसके कारण वो उस वो जमीन खो चुका है, और आगे डिवाइड भी हुई और कुछ कुछ बिक भी गई।
तो उसमें जो मेजॉरिटी आप देखेंगे, जैसे अब मैं जिस साइड पे बैठा हूँ चलता जाऊं तो उसमें बहुत थोड़े लोग हैं जो अबव 5 एकड़ है, जहाँ 5 एकड़ है। मेजॉरिटी देखेंगे आधा एकड़, 1 एकड़, 2 एकड़, इतना सा 2.5 एकड़। तो ये इस तरह के फार्मर हैं, मतलब रिच फार्मर नहीं है। अगर जो रिच होता है फार्मर होता है, वो अपना लिव स्टेक पे नहीं लगाता है किसी प्रोटेस्ट में, किसी चीज के लिए। वो थोड़ा सा बिजनेस माइंडेड भी होता है, तो मैनेज करने वाली साइड जाएगा। ठीक है, अगर कारपोरेट आ रहे हैं तो खेत ले रहे हैं, तो अभी से मैं उसको ज्यादा बड़े रेट में बेच दूं, या फिर मैं ही कारपोरेट का एक कह लो एजेंट बन के काम कर लूं, तो वो इस तरीके से सोचेगा। पर ये लोग इस तरह की बार्गेनिंग नहीं कर सकते। तो इस टाइप की ये कम्युनिटी है। और मेरे को लगता है हम इतना सा कर लें ट्रांसलेट। Yeah. I'll try my best. So the narrative has been built up that these those who are protesting are elite farmers and whatnot. People have been talking about, they have this, they have that. I meant like people are. आप ये बोलना चाह रहे ट्रैक्टर है, ये है, वो है, ऐसा कुछ बता रहे थे ना आप जो. हाँ 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 So people have been pointing at some basic things that they possess as if it's an indication that these farmers are elite farmer, but this is not true. If you look at the distribution, 90% of the farmers, at least he's talking about Punjab, but he's saying it's not going to be very different other places, but 90% are below 15 acre ownership. 80% is below 10 acre, and of that also 10% old land owning, what do you say, old land owning people have also become landless over time because of the policies of green revolution, and many have sold off their land. And also he was describing that where he is living, if he walks around, he sees people holding as small as half acre land or 1 acre land. And also he's saying that people who are well off actually are not going to put their lives at stake at protest site. You're literally talking about losing your life if you show up for protest. There is a very fair chance to be exposed. Usually what you will do is, if you are well off, your option is you will have option of protesting or just becoming an agent of these corporations, or becoming, getting a better deal with them. So yeah, so he's basically contrasting and disputing this narrative that has been built that it's mostly elite farmers who are protesting. If I missed anything, you guys can नो put it in the chat. Yeah. तो अब हम बात करते हैं, आपने लैंडलेस देखी है मेरी फिल्म, तो उसमें जो एक 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 लेवल का जो लैंड ओनिंग एंड लैंडलेस कम्युनिटी के अंदर एक जो कॉन्ट्रडिक्शन है, उस पे बात होती है, और वो है भी बहुत शार्प है। और लैंड ओनिंग कम्युनिटी ऊपर से अपर कास्ट, तो यानी के मालिक है ना, ऑनर। तो दूसरी साइड लैंडलेस, those who have not their own land, they are depends on others land, and उनको being an agriculture labor, तो उसका जो निशाने पे होगा मालिक, जैसे इंडस्ट्रियल वर्कर का फैक्ट्री का मालिक होगा, तो उसके खिलाफ वो लड़ाई लड़ेगा वेजेस को लेकर, और जो भी उनकी लेबर के अंदर आती है प्रोटेक्शन, ये वो सारी चीजों को लेकर, तो वो उसके साथ फाइट करेगा। तो ये एक क्लास ऑन ऑन लैंड ओनिंग कम्युनिटी एंड लैंडलेस क्लास वाइज दो अलग हैं, और उनका ऑब्वियस सी बात है कॉन्फ्लिक्ट होगा। और ऊपर से कास्ट,
तो कास्ट जब ऐड हो जाती तो वो उससे भी, हालांकि मतलब इंडस्ट्रियल वर्कर्स को तो यूएस में भी या यूरोप में भी एक्सप्लॉइट करता ही है मालिक, और किसी ना किसी रूप में, वो डिसेंट वे हो सकता है, बहुत छुपा हुआ हो सकता है, बट यहाँ थोड़ा सा कोई डेमोक्रेटिक सेटअप बचा ही नहीं हुआ है, तो लेबर लॉज काम नहीं करते हैं, लेबर के प्रति कोई हमदर्दी नहीं है, तो यहाँ ज्यादा चैलेंजिंग होता है। तो इस हम बात कर रहे हैं कि लैंडलेस का, लैंड ओनिंग कम्युनिटी के प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करने का सवाल, इंडस्ट्रियल वर्कर का इसमें पार्टिसिपेट करने का सवाल, तो सीधे सीधे ऐसे लगता है कि उनको क्यों आना चाहिए भाई। ये लैंड ओनिंग कम्युनिटी लैंडलेस को तो जलील करती है गांव में, और उनका खेतों में एक्सप्लॉयटेशन, उनका वेजेस को लेके एक्सप्लॉयटेशन, इवन सोशल बाइकआउट तक हो जाता है। तो वो क्यों आए? Yeah, let me और translate this. जी ये वाला पार्ट ये बहुत अच्छा सवाल है आपका. So, so the question now arises that there's a big conflict between the landless laborers and the landowners. They have a relationship of a owner versus like a landless non-laborer. On top of it, the owner of the land is also upper caste, so there's another mix to the problem. So there is a conflict, just like there's a conflict in industrial society between the industrialist and the industrial worker. It's very obvious that there will be a class conflict between them. And at least even in the case of farm workers, the setup that exists is not at all democratic. There's no labor laws properly defined. So the system is already existing to create a conflict. So now the big question comes is, why would the landless laborer even want to participate in this movement, which seems to be mostly for the landowner community? So, yeah. अपर कास्ट कम्युनिटी, तो Upper caste community. यस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहना चाहूंगा कि उनकी पार्टिसिपेशन तो टोकन है, कम है, और वो उसके जो कारण है कि जैसे उनकी बहुत स्ट्रांग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, उन वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, उनकी उनकी जो उनको उनको लीड करने वाली फोर्सेस बहुत कमजोर हैं, और जो पार्टिसिपेशन है इनमें, उनकी छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हित मजदूर यूनियन, क्रांतिकारी पेंडू मजदूर यूनियन, जमीन प्राप्ति संघर्ष कमेटी, या फिर कह सकते हैं पेंडू मजदूर यूनियन। तो ऐसे ऐसे पंजाब में कुछ दलित खेत मजदूरों के 8-10 के करीब यूनियंस हैं। तो वो पूरे दलित कम्युनिटी को तो रिप्रेजेंट नहीं करती हैं, बट वो एक एक सेक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं, उनको लीड करती हैं और उनको सिखाती हैं। तो वहां से एक उनकी पार्टिसिपेशन हो रही है। हम उन्हीं उन ऐसे इंडिपेंडेंट भी हो रहा है जहाँ पे कोई यूनियन नहीं दलित खेत मजदूरों की, वहां से भी एक जो गांव में उनका एक एक मतलब कॉन्फ्लिक्ट भी रहता है, एक लेवल का कहते हैं हम, कंट्रोडक्शन भी है, बट गांव में रहते हुए रोज कॉन्फ्लिक्ट नहीं ना हो सकता, कहीं भी रहते हुए रोज नहीं ना हो सकता, वो तो पर्टिकुलर कोई टाइम आता, किसी इशू को लेकर डिबेट हो जाती तो वहां होता है, तो नहीं तो एक दूसरे के साथ लेन देन चलता है। तो ऐसे भी लोग आ रहे हैं, और जो उनकी छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे उदाहरण के तौर पे एक यूनियन है जो लगभग लगभग बीकेयू एकता उग्राहा, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो बड़ी यूनियन है, तो उसके नजदीक, काफी नजदीक रहती है एक एक मजदूर ऑर्गेनाइजेशन, पंजाब खेत मजदूर यूनियन। तो वो पहले दिन से ग्राउंड लेवल पे एक वर्क कर रही है, कि किसानों के इस प्रोटेस्ट में उनकी
उनकी पार्टिसिपेशन के बारे में दलितों को समझाना है कि ये क्यों जरूरी है। ये भी है कि ये सिर्फ खेती या ओनिंग कम्युनिटी पे अटैक नहीं है। अगर हम पीडीएस की बात करें, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को भी खत्म कर रहा है, और नेक्स्ट ये ये कह लो जो फूड सिक्योरिटी है उसको खत्म करता है। और एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में अमेंड करके इन्होंने उसको इतना कमजोर कर दिया है, इस स्पेशल मतलब जो फार्म बिल्स के साथ अटैच है वो। तो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट क्या सेव करता था कि जो बहुत जरूरी चीजें हैं उनकी जमाखोरी नहीं हो सकती, उनको स्टॉक नहीं किया जा सकता। जब स्टॉक नहीं किया जा सकता तो उनके रेट कम और बढ़ नहीं सकते। नहीं तो क्या है, खुली मंडी में क्या होता है कि जब फसल आएगी हार्वेस्ट होके तो तब उसका रेट बहुत कम होता है। जब व्यापारी ले लेता है, खरीद लेता है बाजार से, किसान से, तो तब वो स्टोर में चली जाती है। तो स्टोर में जाके एक तो नॉर्मल रेट है, कितने परसेंट मुनाफा, तो समटाइम हम देखते हैं आलू 1 रुपए किलो बिक रहा है, और 3 4 5 महीने बाद वही आलू 50 रुपए किलो बिकता है। तो 1 रुपए वाला आलू 50 में कैसे बिकता है? और लास्ट ईयर ही नासिक के जो किसान थे, 1 रुपया भी कोई देने को तैयार नहीं था प्याज का, 1 केजी का। और फिर हमने देखा कि तब तो कौड़ियों के भाव कहते हैं, सस्ता ले लिया उन लोगों से। जब स्टोरेज होगी और शॉर्टेज पैदा करके वो ही प्याज 150 रुपए किलो, है ना, Yeah. 50 केजी किलो। तो अब जो एसेंशियल कमोडिटीज में काफी सारी चीजें आती हैं। रणदीप जी, एक मिनट, हाँ, यहाँ पे थोड़ा एक ब्रेक लेके बहुत ज्यादा हो गया है। लेट मी try to get this across. So there is definitely some issue about the participation of landless forces, but that's because they are not well organized. There are very few unions that are working with them, so they have some, leadership and other. There's a lack of strong leadership or strong faces that can, motivate them. He named some unions. There are 8 to 10 unions, Zameen Prapti and other. I will ask him to name them again. पंजाब खेत मजदूर यूनियन, जमीन प्राप्ति संघर्ष कमेटी, जो दलित के लैंड राइट की स्ट्रगल कर रही है। मेरी डॉक्यूमेंट्री फिल्म में आप उसको देख सकते हैं, फोकस है। फिर पेंडू मजदूर यूनियन, देन क्रांतिकारी मजदूर यूनियन, फिर ऐसे ऐसे कुछ और यूनियन है। Sure. जी। So there are definitely other unions that are trying to raise awareness about the Farm Acts, and then it is true that there's a conflict between landless worker and landowning castes and classes. But every day in a village is not a conflict day. They have to also work together most of the time. So it's too much focus on the conflict is also misleading, because there's a bigger picture, and there are some unions like Punjab Kheti Mazduri Union that is trying to explain the ways in which Farm Acts will attack everybody regardless of whether they are landowner or they are landless people. And this is because the Farm Acts attack not only what land owners are complaining about, but they also attack PDS system, they attack food security, they removed the Essential Commodity Act, which was the only way to stop stock holding. And there are examples that he talked about. So what happens is in the mandi, when the stuff during the harvest season, when there's an abundance of stuff, the prices suddenly fall for that particular commodity.
and then they are bought over, and then they are hoarded, and then an artificial scarcity is created, and then the prices shot up. He gave example of potato which was selling for 1 rupees a kilo, and then after a few months the same potatoes were selling for 150 rupees per kilo. Same thing 50 happened. हाँ 50 rupees, yeah, 50 rupees yeah per kilo, sorry. yeah 150 was the onion, sorry. yeah So then there was another example of onion in Nashik where farmers couldn't even sell it for 1 rupee per kilo, but within 2-3 months the prices went up to 150 rupees per kilo. So all this will become even more rampant after they remove the edit, not remove, but whatever they have done with the Essential Commodity Act, the editing of that has opened the door for more such kind of situation. yes तो हम बात करें तो अगर ये हटता है वो एक मतलब एक सेफ्टी है जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है अगर उसमें सबसे बेसिक है आता है मतलब राइस एंड वीट तो उसको तो किसी भी कीमत पे कोई स्टोरेज नहीं कर सकता वो उसको कोई मतलब उसकी किल्लत नहीं पैदा कर सकता क्रिएट नहीं कर सकता आर्टिफिशियल तो जो बेसिक रोटी है हालांकि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में काफी सारी चीजें हैं बट अभी ये जो जिस तरह के सैलो अडानी बना रहा है जिसमें लैक्स ऑफ टन राइस और एंड व्हीट कैन बी स्टोर्ड तो वो काफी बड़े वेंचर हैं जो आज मतलब पिछले 7-8 महीनों से किसानों ने ऑक्युपाई किए हुए हैं पंजाब में तो कम से कम तो तो वो डायरेक्ट उसमें इंटरफेयर कर रहा है उसको इकट्ठा करेगा तो इसको अगर हटा दिया जाएगा तो जो बेसिक सी चीज है रोटी भी एंड राइस भी आउट ऑफ रीच हो जाएगा लैंडलेस वर्कर के साथ की रीच से दूर हो जाएगा और शहरी गरीब और जो शहरी वर्किंग क्लास है वो उनके लिए सवाल हो जाएगा जैसे कि अच्छा वो क्या करते हैं प्याज का रेट बहुत बढ़ गया तो वो थोड़ा सा तेल डालेंगे उसमें कोई चीज हल्की सी कोई छोटा जीरा डाल दिया एक चुटकी होता है ना तो उसी से ही कोई चीज उबाल ली जैसे आलू सबसे सस्ता मिल रहा तो वो कर लिया कोई गोभी सस्ती मिल रही है ऑफ सीजन में तो ना सीजन में तो वो चीज उबाल ली तो चल जाता है अब वो वहां पे काफी सारी चॉइसेस हैं कि आप कितना कम कर सकते हो टमाटर नहीं डालेंगे प्याज नहीं डालेंगे तो उसको छोड़ा जा सकता है फिर भी दाल और सब्जी बन जाती है अब रोटी का क्या बदल है राइस का क्या बदल है राइस की जगह क्या लिया जा सकता है कौन सी चीज ढूंढ सकेंगे वो कि ये तो नहीं है और ये होगा मीन शायद जो कारपोरेट है अपर क्लास है या गवर्नमेंट है वो तो उनको सलाह दे सकती है कि रोटी नहीं तो केक खा लीजिए बट ये पॉसिबल तो नहीं है तो ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट इतना इनह्यूमन है और फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को खत्म करता है कि उनको महीने की कोई 20 किलो या 25 किलो व्हीट और राइस मिलता है और थोड़ी सी दाल मिलती है हालांकि वो है तो चून भून है उससे उनकी भूख तो नहीं मिटती बट फिर भी आता है उनकी जैसी लिविंग कंडीशन है उसमें वो कहीं ना कहीं वो करता है और उसको भी छोड़ दें तो रेट ही नहीं कंट्रोल होगा आज तक आपने कभी नहीं देखा होगा किसी टाइम नहीं देखा होगा कि जो व्हीट फ्लोर है और राइस है अचानक से डबल रेट हो गए आपने भी नहीं देखा होगा मैंने भी कभी नहीं देखा बट एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को खत्म करना से ये होगा कि आपको 30 रुपए पर केजी इंडिया में व्हीट फ्लोर मिल रहा है और अचानक से पता लगा कि अच्छा किल्लत हो गई या तो ये तो 70 के
रुपीज केजी हो गया, 100 रुपीज केजी हो गया। तो ये है मैं क्या Yeah, yeah. So earlier, so the Essential Commodity Act, like the example he gave earlier about a tomato or potato and onion prices shooting up overnight like that crazy, was not possible for rice and wheat because of the protection that Essential Commodity Act provided for them. But now with the edits, it will no longer be, you will no longer be able to control wheat and rice prices. And going by the fact how Adani is constructing storage for grains in lakhs of ton capacity, it is only matter of time before which we will start seeing this. Then he gave an example of how urban working classes today respond to these spiking in prices. So right now, if the potato price spike, they will just do some stir fry with some whatever is the seasonally cheap available vegetable, or any other like potato, onion, tomato, whatever is available, they will somehow um, uh, they will probably just substitute things for each another. But there's no substitute that exists for rice and wheat. I mean, these are the bulk of our food, and you cannot just replace them with whatever you find in the market that is cheap. So the PDS system, you will so yeah, so this leads to the conclusion that PDS system will itself go broke with this kind of a system, which was already providing them with a bare minimum of 20 kilo of rice, dal, or wheat. There was a very small amount, but it was still a substantial part of their diet. Because now what will start happening is you will see rice and wheat price fluctuate suddenly. They'll almost double suddenly, or they'll suddenly fall down. So it's going to create a food chaos in the society. जी। तो असल में ये समझाने की बात है, मतलब खेत मजदूरों को और शहरी जो गरीब हैं, वर्किंग क्लास है उसको। अब उनकी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांग नहीं है, तो उनके बहुत छोटे हिस्से को ये समझाया जा पा रहा है। हालांकि वाइडर उन कम्युनिटी में जानी चाहिए थी बात कि क्यों जरूरी है। और दूसरी बात, अब पंजाब खेत मजदूर यूनियन पहले से पार्टिसिपेट कर रही है, टोकन पार्टिसिपेशन कर रही है। और लास्ट 9 सॉरी या 9 जैन को वो एक बड़ा काफिला लेके आते हैं यहाँ। लाइक 3000 दलित खेत मजदूर टिकरी बॉर्डर पे आते हैं, और उसमें बच्चे भी हैं, वुमेन भी हैं, यंग एंड ओल्ड पीपल भी हैं। सब लोग आए, 3000 लोग आते हैं। और जैसे हम पहले ही बात कर चुके हैं, ये क्वेश्चन है कि वो 2 क्लासेस भी हैं और 2 डिफरेंट कास्ट भी हैं। तो उनका ये इस टाइप के कुछ मतलब कह सकते हैं विरोधताइयाँ भी हैं, अ, है ना? तो वो आते हैं, तो मेरे लिए कोई स्ट्रेंज नहीं था, नई बात नहीं थी, बट फिर भी मैं एक फ़िल्म मेकर हूँ, तो बात को इनिशिएट मुझे करना होता है। तो मैंने वहाँ एक जो मुक्तसर डिस्ट्रिक्ट से एक गुरमेल कौर नाम की वुमेन आती हैं, जिसकी एज 65 ईयर ओल्ड है। तो वो पंजाब खेत मजदूर यूनियन में काम करती हैं। वो कभी भी स्कूल नहीं गई, और 40 साल से वो खेत मजदूर यूनियन में काम करती है। तो मैंने उनसे पूछा कि ये लोग तो आपका सोशल बाइकआउट करते हैं, ये मालिक किसान तो आप लोगों की एक्सप्लॉयटेशन करते हैं और डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, वेजेस को लेके प्रॉब्लम्स होती हैं, तो आप क्यों आए हो यहाँ सपोर्ट में?
अब मैं एक नई चीज ऐड करना चाहता हूँ। तो वो कहती है कि हाँ ये सब है कि हमारी लड़ाई है, हमारा कॉन्फ्लिक्ट है, और कभी बढ़ जाता है, कभी स्लो हो जाता है, कभी दिखता नहीं, कभी दिखने लग जाता है, ये चलता रह रहा है। और 40 साल से तो मैं देख रही हूँ। जब हमने गांव में यूनियन बनाई थी दलित खेत मजदूरों की, तो अपर कास्ट वालों ने एकदम अटैक किया कि ये तो डेली बेस अच्छी मांगेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, इलेक्शन में भी प्रभावित करेंगे, जो लोकल पंचायत लेवल से लेकर ऊपर तक। तो वो सारे अंदाजों के बीच में उन्होंने क्या नहीं किया, हमारे पे झूठे एफआईआर दर्ज करवाए, हम थाने में गए, हम जेल में गए, हमारा सोशल बाइकआउट हुआ, ये सब हुआ। इतना कह दीजिए, फिर मैं इसको आगे करता हूँ। So all this needs to be explained to the working class about, the problem that we discussed so far. But their organizations are not as strong, so there is some difficulty in that. But even then, I forgot the name. Punjab Kheti Kisan Union. मजदूर यूनियन, पंजाब Khet खेती Maz- Punjab Khet Mazdoor Union brought on 9th Jan, they brought 3,000 workers to Tikri border. And because Randeep ji is a filmmaker, he is like on this issue. So he went and spoke to few of them. He initiated the conversation. And there was a lady, Gurmeet Kaur, who is 65-year-old, never gone to school, has been working in farm for almost 40 years. And he asked her, so why are you here? These people who are mostly protesting here, they exploit you. They have wage issues with you, and they harass you in many ways. They are upper caste, and they do caste atrocities on you. So then why are you here? And she said, yes, there is a conflict that exists between us. Uh, I know I have been working on this in this area for 40 years, and I have seen all sides of our conflict. In fact, when we tried to create a union, there were a lot of attacks on us. They even got FIR filed on us. They put us in prison and whatnot, because they were aware that once we create a union, we will start demanding higher daily wages, or we will try to politically organize and ask for some political changes from the politicians. So yes, there is a conflict, and now this is the part where he will tell you the punchline. Okay. या तो बोलते हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट हैं और विरोध हैं, बट वो मैंने पहले मेंशन किया कि वो स्कूल नहीं गए कभी, पर उसने मुझे मतलब क्लास जो स्टडीज है वो भी 2-3 बातों में ही समझा दी, और एक इकोनॉमी भी समझा दी, पॉलिटिकल इकोनॉमी भी समझा दी। वो कहते हैं कि हमारे बीच में कॉन्ट्रडिक्शन है, विरोध है, और अब भी जो लड़ाई बहुत बड़ी है। तो जो कॉन्ट्रडिक्शन होती हैं, मैं अपनी लैंग्वेज में कह रहा हूँ, वो और लैंग्वेज में बोल रहे थे। तो जो कॉन्ट्रडिक्शन होती हैं 2 तरह की होती है, एक प्राइमरी होती है और एक प्रिंसिपल होती है ना? मतलब एक सेकेंडरी होती है और एक प्रिंसिपल कॉन्ट्रडिक्शन होती है। तो जो छोटी कॉन्ट्रडिक्शन है, जब मेजर जो है प्रिंसिपल कॉन्ट्रडिक्शन के साथ लड़ना हो, तो दूसरी जो कॉन्ट्रडिक्शन है उनको टाइम बीइंग छोड़ा जा सकता है, उनको टाइम बीइंग भुलाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि वो कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, और हम यहाँ आ गए हैं खेत में, बीइंग एन दलित एंड खेत मजदूर, इनकी जमीन की राखी वाले इशू को लेकर। तो यहाँ से हम कोई बार्गेनिंग
पावर बन के चले जाएंगे और गांव में जाके इनको बोलेंगे कि अब हमारा बाइकाट मत कीजिए, अब डिस्क्रिमिनेशन मत कीजिए, अब ये ना कीजिए, वे ना कीजिए, क्योंकि हम भी आपकी जमीन को सिक्योर करने के लिए चल रहे स्ट्रगल में हम भी आए थे। तो इस लिहाज से नहीं होगा। वो कहती हैं हिस्ट्री में कुछ जो स्ट्रगल्स हैं, लड़ाइयां हैं, वो होनी ही तय होती हैं और उनको किए बगैर चेंजेस नहीं होती। तो यहाँ वो एक ऐड करती है कि अब भी सिर्फ इतना ही नहीं है कि ये जमीन का मसला है, ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट का मसला है, ये पीडीएस का मसला है। उससे भी आगे बढ़ के बड़ा चैलेंज है कि हमारे सामने गवर्नमेंट किसकी है, फासिस्ट गवर्नमेंट है। मनुस्मृति को कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की इरादा रखने वाली हमारे सामने गवर्नमेंट है, जो अपने मतलब कह सकते हैं जो जो अपने बाय बर्थ उसका जो होल आइडिया ऑफ एग्जिस्टेंस है इस आइडियोलॉजी का, वो सीधे सीधे दलित विरोधी हैं। दलित को इंसान नहीं मानती उनकी पॉलिटिक्स, और वुमेन को इंसान नहीं मानती उनकी पॉलिटिक्स। तो वो इस ऐसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट, ऐसे आइडिया के अगेंस्ट ये किसान लड़ रहे हैं। और लोग सभी लोग, दलित, औरतें उसके अंडर अटैक हैं। तो इस टाइम में हमें जो छोटी विरोधता है उसको भूलना होगा, प्रिंसिपल जो कंट्रोडक्शन है उस पे फोकस करना होगा फॉर द टाइम बीइंग। और ये जो हमारे बीच की छोटी विरोधताएं हैं, ये हम वापस गांव में जाके फिर लड़ेंगे एक दूसरे के साथ। और जो चीजें स्ट्रगल करके ही सॉल्व होती हैं, वो उस पे स्ट्रगल ही करेंगे। ये उसका कहना था। Yeah, so Randeep is saying that even though she had never gone to school, but she gave him a very great lesson in class and political economy, subject. She said that this is a very long drawn fight. I think Anu already translated. Let me read that. It's better. So her response was, this fight is a broad one. There are contradictions and conflicts between us. Uh, uh, it is okay to temporarily set aside one contradiction to address another one. The fight is not only about land, it also deals with PDF, with essential commodities, etc. The farmers are fighting an ideology that does not recognize Dalits or even the humanity of women. So there are two things. He used the word principal and primary and secondary conflicts, and this is the principal primary, principal slash primary. Yeah. Secondary principal contradiction and secondary contradiction. Yeah. Okay. So because the fascists that are in power, they want to replace constitution with Manusmriti. That's much a wider fight, and we will first fight with these people in power, and then we can always go back to our villages and have the other fight, which is also equally important. But right now we are facing existential crisis. तो मैं इसको बाइंड अप करता हूँ क्योंकि बहुत लंबा चाहिए, बहुत बड़ा है, बहुत फैला हुआ है, तो सारी चीजें तो हम नहीं कर सकते, कुछ उदाहरणों से ही, हम एग्जांपल से ही बात कर सकते हैं। तो इसने तो मीन जो बड़े मतलब संघर्ष होते हैं, बड़ी मतलब आंदोलन होता है जो बड़ा, तो बड़े आंदोलन, छोटे छोटे आंदोलन रोज चलते हैं, बट जब बड़ा आंदोलन आता है तो बहुत सारी चेंजेस लेके आता है, वो चेंज करता है, कल्चरल चेंज होती हैं, तो बहुत सारी चीजें चेंज होती हैं, पॉलिटिकल सिनेरियो में चेंज होती हैं। तो पंजाब में क्या हुआ, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज इरेलीवेंट हो गई हैं, दे आर नॉट एबल टू होल्ड देयर फ्लैग इन पब्लिक, तो उनको छुपना पड़ता है।
कोई कांग्रेस नहीं है, कोई अकाली नहीं है, कोई आप नहीं है, मेन स्ट्रीम पार्टीज लाइक इनविजिबल हो गई पंजाब में। तो ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि जो राज करने वाली जमात है उसको अपना फेस छुपाना पड़ रहा, वो कहीं पब्लिक में नहीं जा सकती हैं। और लोगों को भी समझ लग रहा है कि हमें दूसरी क्लासेस के साथ कैसे वो करना है, और दूसरी क्लासेस कैसे आ रही हैं। जैसे इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने 26 को जब पहले दिन यहाँ चले आए, दिल्ली के लिए निकले पंजाब से लोग, तो उसी दिन 26 नवंबर को ऑल इंडिया लेवल पे इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने फार्मर्स सॉलिडेरिटी में स्ट्राइक किया है। फिर 3 फरवरी को मतलब पंजाब की इलेक्ट्रिसिटी वर्कर यूनियंस ने स्ट्राइक किया है। फार्मर्स इसमें इन बिल्स में एक बिल है इलेक्ट्रिसिटी बिल 2020, तो वो बिजली बोर्ड को खत्म करना चाहता है, अडानी अबानी को देना चाहता है या कारपोरेट को देना चाहता है। तो वो अपनी डिमांड पे भी फाइट किए, उस दिन स्ट्राइक किए, और साथ साथ फार्मर्स की स्ट्रगल को भी सपोर्ट किए। तो इस तरह इंडस्ट्रियल वर्कर जो हम कहते हैं वर्किंग क्लास है, तो वो भी किसी ना किसी तरीके से इसका हिस्सा है और अफेक्टेड है इस बिल से भी। और होल में जो है फासिस्ट गवर्नमेंट है, और वो सबको मारेगी, बट अलग अलग करके। कभी दलितों का नंबर आएगा, कभी मुस्लिम का नंबर आएगा, कभी कभी शहरी गरीबों का नंबर आएगा, कभी ईसाई का आएगा, कभी औरतों का आएगा। तो वो सर सभी को अलग अलग करके मार रही है। और वो लास्ट ईयर मुस्लिम्स पे अटैक लेके आती है एनसीआरसीए के थ्रू। उससे पहले वो इन द वेरी बिगनिंग वो स्टीफन एंड उसके बच्चों को मार के जहाँ ईसाइयों को टारगेट करती है, उसके बाद वो मुस्लिम्स को करती है, उसके बाद किसी और को करती है, तो वो नामकरण भी करती है। तो मीन तो वो अलग अलग करती हैं, डिवाइड एंड रूल। तो हर एक उसके टारगेट पे है, बट कौन कब है वो देखना है। तो अभी ये जो आंदोलन है, वो जो गैप था उसको मतलब बंद कर रहा है, उसको जोड़ रहा है कि लोगों को ये सिखा रहा है कि हम अब अकेले अकेले ऐसी गवर्नमेंट के साथ नहीं लड़ सकते हैं, हमें सभी को इकट्ठे होना चाहिए। और आने वाले दिनों में संभावनाएं बन रही हैं। पहले भी कोऑर्डिनेशन चल रही है और एक बड़ी कोलिशन बनने की संभावना चल रही है। अभी 21 फरवरी को पंजाब खेत मजदूर यूनियन एंड जो इंडिया की सबसे बड़ी किसान ऑर्गेनाइजेशन है, फार्मर ऑर्गेनाइजेशन है, उसने ज्वाइंट एक प्रोग्राम किया था, जो मतलब इंडिया की हिस्ट्री में सबसे बड़ी रैली हुई है। इंडिया की हिस्ट्री में सबसे बड़ी रैली हुई है, जिसमें खेत मजदूर और किसान का साझा एक मंच था बराबर का। तो उसमें लगभग मतलब 2.5 लाख लोग इकट्ठे हुए हैं, जिसमें लगभग लगभग 30% वुमेन पार्टिसिपेशन थी। तो इस तरह से आने वाले दिनों में एक बड़ी मतलब वर्किंग क्लास के साथ किसानों की कोलिशन बनने वाली है, और उनकी डिमांड्स को भी इसमें ऐड करके आगे बढ़ने की बात चल रही है, और बहुत जल्द ये भी आएगा। और किसान बहुत सीरियस हुए हैं, उनकी जो कास्ट एरोगेंस थी, उनकी मालिक होने की एरोगेंस थी, इस स्ट्रगल ने उसको कम किया है, उनको ये याद दिलाया, उनको एजुकेट किया है इस आंदोलन ने, कि बाकी क्लासेस के साथ उनका कैसे रिश्ता है और उनके बगैर वो कैसे कमजोर लड़ाई लड़ेंगे। तो मजबूत लड़ाई दूसरों के साथ मिलके होगी। जी। Very beautiful. This was very beautiful. Um, so whenever a big mass movement comes, it brings with itself a lot of changes, political changes, cultural changes, and other things. It's not just about that particular issue. Um so in this particular case, the mainstream political parties have almost become irrelevant, and they are sort of hiding here and there because they cannot face the people's anger. But what it has also done is that it has also united all working classes from different part of the society, and also people are themselves realizing that they
they cannot be there. They cannot just fight their fight by themselves, because the fascist government is playing the same game. It is dividing and people, and then going after them one by one. Last year it was they went after the Muslim community. Then they are going after farmers. They are going after industrial workers. They are going after Dalits in their own way. So all of them are now realizing that we have to do this fight together. And there were some examples of on 26 December, industrial workers protested in support of the farm protest. And also Punjab electricity worker also showed up on a large protest because there's an electricity bill that is aimed at killing the electric state board and trying to give all the power business to Adani and Ambani. So they also realize this game. So they are also working with the farmers union. And then there was a biggest rally that was held on 21st Feb. It was the biggest farm workers and Kisan rally. In central Punjab, Barnala. Barnala, yes. Okay, now I remember. So in Barnala, there was a huge protest where there 2.5 lakh people showed up, and 30% of them were women. And it is setting up a new kind of culture and politics in that region, where the dominant caste or the upper caste farmers are realizing losing some of their arrogance when they are realizing that they need to work together with all the working classes to fight this back, and they alone cannot stand against this fascist government.